हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, पूरा लेक्चर एक साथ देखना। ठीक है, और जब समझ में आ जाए उसके बाद कमेंट में मुझे बता देना कि हाँ समझ में आ गया। बिकॉज सच में कुछ समझने वाली चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो यार पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मैंने केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ाई है, तो अभी के लिए फैटी एसिड क्या है मैंने सिंपल बता देता हूँ आपको। एक आपकी एलिफेटिक चेन लगी होगी, पता है ना एलिफेटिक चेन, एक एरोमेटिक चेन होती है। एलिफेटिक मतलब कार्बन लगे इस टाइप से, है ना। वो आपकी सैचुरेटेड हो सकती है, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, उसकी बात नहीं है। और वहाँ और एक लगा है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना, इस COOH लगा है। तो ये क्या आपकी फैटी एसिड है, फैटी एसिड है। एक आपकी एलिफेटिक चेन, वो एलिफेटिक चेन आपकी सैचुरेटेड हो सकती है, अनसैचुरेटेड एंड डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, बट आपकी ये एक फैटी एसिड है। ठीक है, अभी के लिए इतना, क्योंकि मैंने अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई है आपको, तो जब पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बट हाँ बता दिया मैंने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक, क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंस है, सारे डिस्कस करेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो मेरे से। ठीक है, कि मान लो आपने खाना खाया और खाना खाने के 4 से 16 घंटे तक आपने मतलब खाना नहीं खा रहे हो, अर्ली फास्टिंग है ना। आपने दोपहर में खाना खाया था और उस खाना खाने के 4 से 16 घंटे तक आपने फास्टिंग पे हो, तो उस टाइम पे बॉडी का सोर्स ऑफ फ्यूल क्या है, कहाँ से खाना लाएगी बॉडी, कहाँ से ग्लूकोज लाएगी बॉडी। तो ग्लूकोज लाएगी बॉडी ग्लाइकोजन को तोड़ के, ग्लाइकोजन को तोड़ के। तो 4 से 16 घंटे जब मैं अर्ली फास्टिंग, और ये तो यार बहुत आम है ना, मतलब एक तरीके से हम हर बार हमारी बॉडी ये तो करती ही करती है। रात में जब हम सोते हैं तो ये तो होना ही होना है। ठीक है, और इवन यार एक खाने के दूसरे खाने की मील में डिफरेंस अगर 5-6 घंटे का, 7 घंटे का हुआ, तो बॉडी ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो बहुत कॉमन चीज़ है, तो होता ही होता है, डेली होता है। हम सोते हैं और 8 घंटे गैप आता है, तो बॉडी खाना कहाँ से ला रही है, तो कहीं ना कहीं ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ला रही है। ठीक है, अब फास्टिंग थोड़ी बढ़ गई, 16 से 48 आवर्स, 2 दिन तक की हो गई, है ना। तो क्या करेगी बॉडी, कहाँ से लाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज को बनाएगी। पढ़ा था हमने कार्बोहाइड्रेट में कि प्रोटीन से कैसे बन जाएगा, है ना। तो क्या बनाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है आपकी गाइस, क्या है गाइस आपकी, बहुत ही ATP चाहिए इसको, ये बहुत एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी दिए काम नहीं चलेगा। आपने जब पढ़ा होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, तो यार ATP चाहिए उसको। तो ATP कहाँ से आएगी, मैं फैट को तोड़ूंगा, फैट को ऑक्सीडेशन करूंगा। जब मैं फैट को तोड़ूंगा, मान लो मेरे पास एक फैटी एसिड है, सब पढ़ाऊंगा अच्छे से अभी। एक फैटी एसिड है, उसको मैं तोड़ूंगा और क्या बनाऊंगा, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करूंगा। आज करके देखेंगे कैसे होता है, करूंगा। ठीक है, ये मैं कन्वर्ट करूंगा और इसे कन्वर्ट करने बदले मुझे मिलेगी बहुत सारी ATP। तो ये ATP आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ठीक है, और आपको पता ही है एसिटाइल कोएंजाइम A, है ना, ये आपका, आप इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बना सकते हैं इसको, आप इससे ग्लूकोज बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो फैटी एसिड का ये काम हो गया। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है 16 से 48 घंटे, यानी कि 48 आवर्स तक। लेकिन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, क्योंकि वो ATP दे रहा है, वो आपको एसिटाइल कोएंजाइम A दे रहा है। चलो ठीक है, अब मान लो फास्टिंग थोड़ी और बढ़ गई, 2 दिन तक की हो गई फास्टिंग, तो उस टाइम पे क्या करेगा आपका, जो आपका ये बन रहा था एसिटाइल कोएंजाइम A, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटोन बॉडीज़ में। कीटोन बॉडीज़ में मतलब ब्लड के अंदर आपकी कीटोन बॉडीज़ मिलेंगी। तो ये आपका कब सोर्स है, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, 2 दिन के बाद क्या होगा बॉडी के अंदर, आपका फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा था, पहले हो रहा था, बट अब कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या। तो आप क्या बोल रहे हो कि आपका जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी हो रहा है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी हो रहा है, 16 से 48 घंटे में भी हो रहा है। बट डिफरेंस क्या है गाइस, डिफरेंस क्या है, जब वो 16 से लेकर 48 घंटे के टाइम पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था, बट वो रुक गया था कहाँ तक, एसिटाइल कोएंजाइम A। बट फास्टिंग और बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम A से क्या बन गया गाइस, क्या बन गया आपका
कीटोन बॉडीज बनेंगी। ये भी अपने आप में एक लेक्चर पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। कीटोन बॉडीज बन जाएंगी, ठीक है। कीटोन बॉडीज क्या क्यों इंपॉर्टेंस है कीटोन बॉडीज की, सब डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मे बी आज का, बट सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, सब क्लिनिकल वगैरह सब कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब समझते हैं हम लोग क्या क्या हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि यार फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, यानी कि जो फैटी एसिड है इसको मुझे कन्वर्ट करना है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, मतलब इसको तोड़ना है और बदले में एटीपी मिलेगी। कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे गिनेंगे, हम सब डिस्कस करते हैं। चलो, तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन है वो क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ ये आपका एक फैटी एसिड है, ये आपका COH ग्रुप लगा है, इससे लगा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा, ठीक, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो जो बीटा कार्बन है उसका कर दो ऑक्सीडेशन, क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन COOH। तो इसके लिए इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, बीटा ऑक्सीडेशन, बिकॉज बीटा कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कार्बन था, इसको ऑक्सीडाइज करा और क्या बना दिया, COH। और क्या करते हैं इसमें, और क्या करते हैं, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन को बीच में तोड़ दो, मतलब ये वाला ग्रुप, मतलब कि ये वाला ग्रुप निकल जाएगा और ये ग्रुप क्या बन जाएगा, ये ग्रुप क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोई, अभी बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बहुत ऊपर से बता रहा हूँ, बट अभी आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, कि मान लो, है ना, अब प्रोसेस है इसमें क्या है, फैटी एसिड आर सक्सेसिवली क्लिप टू 2 कार्बन, और उसको हम तोड़ेंगे। ये देखो यहाँ से तोड़ा, 2 कार्बन बाहर निकल गए, ठीक है। और ये वाला कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बीटा कार्बन क्या हुआ, CH2 से क्या बन गया, COOH बन गया, COOH बन गया, ठीक है। चलो देखेंगे कहाँ पर होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। इन सब जगह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, अभी देखेंगे ढंग से, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे होगा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ फैटी एसिड ना। एक सेकेंड, हाँ चलो। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। बिकॉज अब मैं बोलूँ ये मेरा साइटोप्लाज्म है और ये मेरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो आपको जो एक्चुअली फैटी एसिड है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एज सच ये मूव नहीं कर सकता, अंदर जा नहीं सकता है, तो इसको मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा फैटी एसिड है RCOH, इसे कन्वर्ट करता हूँ RC+O कोएंजाइम ए, मतलब एक कोएंजाइम ए लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे कोएंजाइम ए लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एसाइल कोएंजाइम ए। तो फैटी एसिड कन्वर्ट कर दिया मैंने एसाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। अब इस स्टेप में आपकी एनर्जी खर्च हुई है। आप बोलोगे यार फैटी एसिड में तो मुझे एनर्जी मिलनी चाहिए थी, पैसा खत्म क्यों हो गया। हाँ, पहला स्टेप में एनर्जी खर्च होती है, आगे चल के बहुत सारी मिल जाएगी ATP, बट अभी थोड़ा खर्चा देखने को मिलेगा हमको। क्या, ATP किस में कन्वर्ट हो गई, AMP में। पता नहीं मेरा माइक सही लगा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, ATP किस में कन्वर्ट हो गई, AMP में। तो आप बोलो कितनी ATP खत्म हुई, आप बोलोगे 1, बट कहीं ना कहीं यह 2 ATP के बराबर खर्चा हुआ है, बिकॉज ट्राईफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट बना है, 2 फॉस्फेट निकले हैं, तो 2 ATP खर्च हुई, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या बताओ, क्या बना है, एसाइल कोएंजाइम में बना है, तो क्या नाम होगा, एसाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार यहाँ पे देखो, इसे याद रहेगा इस तरीके से कि ये क्या है, आपका फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, ये यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, एसाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। और ये वाला जो एंजाइम होता है, ये जो एंजाइम है जो कन्वर्ट कर रहा है, ये कहाँ प्रेजेंट है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पे बाहर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। तो ये पहला स्टेप क्या हुआ, एक्टिवेशन। अब मुझे इसको डालना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एसाइल कोएंजाइम में बन चुका है, मतलब दिखने में कैसा होगा ये बताओ, RC+O कोएंजाइम ए, ये आपका साइटोप्लाज्म में बन चुका है, ठीक है। पहला स्टेप आपने देखा। अब इसको मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके आना है, तो क्या करूं सोचो। तो यहाँ पे आपके कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं, समझाता हूँ आपको, ठीक है। पहला क्या है आपका, ये आपकी है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर आपने कहीं माइटोकॉन्ड्रिया देखा है, ये देखो, ये वाली मेम्ब्रेन क्या होती है बताओ, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में ये स्पेस होता है, ठीक है। चलो, तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है गाइस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर ये क्या है, मैट्रिक्स, अंदर क्या है एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो ये क्या है, कैट 1 मतलब कि कार्निटिन, है ना, कार्निटिन एसाइल ट्रांस
है ना, फ्रेज फर्स्ट, है ना, ट्रांसफरेज फर्स्ट। ये क्या करेगा, आपको मेरी बात सुनना ध्यान से, ये एसाइल कोएंजाइम ए है, इसको अंदर लिया, ठीक है, इसको अंदर लिया और इसने क्या करा, इसने क्या किया, एक कार्निटिन को इसमें ऐड कर दिया। मतलब क्या बन गया, ये कोएंजाइम ए को हटाया और कार्निटिन को लगा दिया, क्या बन गया, एसाइल कार्निटिन बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, एक यहाँ पे एक चीज़ होती है, ट्रांसपोर्टर होता है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसलोकेज, ठीक है, जो क्या करेगा, इसको पंप करेगा, एसाइल कार्निटिन को मैट्रिक्स के अंदर पंप कर दिया, देखो ये यहाँ पर आ गया, एसाइल कार्निटिन यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन क्या मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसाइल कोएंजाइम ए चाहिए था या फिर एसाइल कार्निटिन चाहिए था? आप बोलोगे एसाइल कोएंजाइम ए चाहिए था ना यार, ये कार्निटिन कहाँ से आ गया? तो जो आपका CAT2 जो ये है CAT2, CAT2 मतलब कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड, ये क्या करेगा, ये वापस से क्या करेगा, कार्निटिन को हटा देगा इस बार और कोएंजाइम में, लो भाई तुम लग जाओ, फिर से बन जाओ ये, और जो कार्निटिन बना इसको ये ट्रांसलोकेज वापस से यहाँ पे डाल देगा, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एसाइल कोएंजाइम में बाहर था, साइटोप्लाज्म में था, ठीक है, और कहाँ आ गया ये कहाँ आ गया, ये मैट्रिक्स के अंदर आ गया। बट क्या सीधे आया क्या ये? नहीं, बीच रास्ते में इसे कन्वर्ट होना पड़ा एसाइल कार्निटिन में कन्वर्ट होना पड़ा। समझ में आ रहा है क्या? तो जैसा मैंने समझाया उसको एज इट इज़ अपने नोट्स में लिखना, जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा खुद बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो मैं तो दूंगा ही दूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स, बट अगर पढ़ रहे हो अभी तो आप खुद नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है, याद भी होगा उससे। तो आयो, समझ में आया आपको ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यार यहाँ से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हुआ गाइस, कि अब मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ एक बार जल्दी, कि एक सेल था, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सेल के अंदर क्या आया बताओ, RCOOH फैटी एसिड, इसको एक्टिवेट करा गया किसमें, एसाइल कोएंजाइम ए में, मतलब कि है ना, C+O कोएंजाइम ए, इसमें कन्वर्ट करा गया, ठीक है। अब इसको अंदर ट्रांसपोर्ट किया गया, अब यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है, ये जो है ये अंदर आ चुका है, बट इसको ट्रांसपोर्ट करने का भी एक तरीका था, कार्निटिन शटल सिस्टम था, पूरा पढ़ाया मैंने यहाँ ढंग से, आयु समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ढंग से देखना, एक सीक्वेंस से बताया, उस सीक्वेंस को मत भूलना कभी भी, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसाइल कोएंजाइम में आ चुका है, ये महाराज आ चुके हैं अंदर, अब इनका करो ऑक्सीडेशन। मतलब कौन आ चुका है, अगर मैं पूरा लिखूं, RCC_C कोएंजाइम है। आप बोलो कि 2 C कहाँ से आ गए यार, मुझे इन पे कुछ काम है, तो मैंने जो R वाला था उसको थोड़ा खोल दिया। R का मतलब क्या होता है, कार्बन की चेन तो है, तो मैंने R को थोड़ा सा 2 कार्बन दिखाना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम होगा। चलो समझाता हूँ, ठीक है, अब पहला स्टेप में क्या होता है आपका, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो आप अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन हटाओ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में यार, हाइड्रोजन हटाओगे तो वैलेंसी कैसे पूरी करेंगे, ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। आप बोलोगे हमको तो दिख ही नहीं रहे यहाँ पे हाइड्रोजन, अरे भाई मैं दिखाऊंगा थोड़ा ना, यहाँ पे तो CH2 होगा ना यार, ये तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस नॉट सो कॉमन, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब मैं करूँगा हाइड्रोलिसिस, पानी जोड़ूंगा। अब जब मैं कभी डबल बॉन्ड में पानी को ऐड करूँगा तो OH यहाँ लग गया, हाइड्रोजन यहाँ लग गया, है ना, हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो OH यहाँ लग गया, ठीक है, बीटा कार्बन में क्या लग गया, OH लग गया। फिर करो ऑक्सीडेशन, अब जब मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ से हटाओ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, ये हटाओ, तो क्या बन जाएगा, बीटा कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक कीटोन ग्रुप बन गया, है ना, डबल बॉन्ड बन गया। अब लास्ट में क्या होगा, एक एंजाइम आएगा थायोलेज, वो क्या करेगा, अल्फा बीटा के बॉन्ड को तोड़ देगा, खत्म कर दिया। यहाँ से एक हिस्सा ये बन गया CH3 C+O कोएंजाइम ए, ये क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, पढ़ा होगा यार, नहीं पढ़ा, उसमें पढ़ा है अपने, क्या लिंक रिएक्शन वगैरह में पढ़ा तो है हमने, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया।
और ये क्या बन गया, ये आपका बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ कोएंजाइम ए, क्या एसाइल कोएंजाइम ए। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये वाला एसाइल कोएंजाइम ए और जो स्टार्टिंग वाला एसाइल कोएंजाइम ए है, ये दोनों सेम है क्या? आप बोलोगे नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, इसमें 2 कार्बन कम है, 2 कार्बन कम है इस बार, 2 कार्बन कम है इस बार। 2 कार्बन कहाँ निकल गए? एसिटाइल कोएंजाइम में निकल गए। अब ये फिर से यही चीज़ करेगा, फिर 2 कार्बन कम हो जाएंगे। मतलब अब मैं समझाऊँ अगर आपको, मान लो एक 16 कार्बन का फैटी एसिड है, 16 कार्बन का फैटी एसिड है, इसने अपना करा ऑक्सीडेशन, तो बचा कितना, 14 कार्बन का, और 2 कार्बन क्या निकल गया, एसिटाइल कोएंजाइम में निकल गया। ठीक है, अब ये फिर से करेगा ये, तो क्या होगा, बचेगा 12 कार्बन का और 2 कार्बन फिर निकल जाएंगे। और फिर ये करेगा, फिर 10 कार्बन, फिर 2 कार्बन निकल गए। समझ में आ रहा है? हर बार बीटा ऑक्सीडेशन कितने निकल रहे हैं, 2-2 कार्बन करके निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से पूरा का पूरा फैट टूट रहा है, फैट टूट रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, सुनो, यहाँ पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब हटेंगे तो कौन ले लेगा, FAD ने हाइड्रोजन ले लिए और क्या बन गया, FADH2 बन गया। ठीक है, यहाँ तो पानी ऐड हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन हटे, NAD ने हाइड्रोजन ले लिए, NADH बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, अगर मैं इसका नाम दूँ समझ में आपको आ जाएगा। इसका नाम क्या है, एसाइल कोएंजाइम है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसका ऑक्सीडेशन, मतलब कि हाइड्रोजन हटाए, तो क्या बोलूँगा, एसाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजिनेज। हाइड्रोजन को हटाने को क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और क्या बन गया, एक इनॉल फॉर्म, तो क्या बन गया, ट्रांस इनॉल कोएंजाइम है। ठीक है, अब क्या करा आपने, पानी मिलाया, हाइड्रोलिसिस करा, तो क्या होगा बताओ, एंजाइम का नाम इनोल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज। पानी मिला रहे हो, ठीक है, क्या बन गया बताओ, बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है, वो तो है ही पूरा, है ना। अब फिर से क्या कर रहे हो बताओ, ऑक्सीडेशन, फिर क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन हटा रहे हो, तो क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजिनेज। जहाँ पे हाइड्रोजन हट रहे हैं वहाँ पे नाम पड़ रहा है डीहाइड्रोजिनेज। देखो लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये बाकी लेक्चर से इतना नहीं, समझना भी है इसमें। चाहता तो मैं रटा देता, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है वो कराना मेरे लिए, बट अभी समझो मेरी बात को, ठीक है। अब क्या बन गया बताओ, कीटोन ग्रुप बन गया, तो क्या बन गया, कीटो एसाइल कोएंजाइम में। जब इसे मैंने तोड़ा तो एक क्या बन गया, एसाइल कोएंजाइम में, और एक क्या बन गया, एसाइल कोएंजाइम में। फ़र्क क्या है इस वाले एसाइल में और जो शुरू वाला एसाइल है, ये 2 कार्बन कम है, ये 2 कार्बन कम है, और ये आपका TCA में जाएगा, ये आपका ग्लूकोज वगैरह बना देगा, ग्लूकोज वगैरह बना देगा। समझ में आया कैसे मैंने फैट को तोड़ा, कैसे मैंने फैट को तोड़ा, ठीक है, आयो समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं क्या, एनर्जेटिक्स, ठीक है, एनर्जेटिक्स कि कितनी ATP बन रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे को बताना है आपको, आप मुझे आंसर करना कि मैंने बोला आपसे, चलो एक 20 कार्बन का कोई फैटी एसिड है, इसको पूरा तोड़ना है, पूरा तोड़ना है ना, पूरा तोड़ना है 2-2 कार्बन के में, और तो कितनी बार बीटा ऑक्सीजन होगा। अब आप बोलोगे एक बार में क्या होता था, 18 कार्बन अलग, 2 कार्बन निकलते थे, फिर दोबारा से होगा इसका बीटा ऑक्सीडेशन, तो क्या बोलोगे आप, 16 कार्बन इधर, 2 कार्बन फिर निकल गए, ठीक है। ऐसे करते 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 कितनी बार होगा बीटा ऑक्सीजन पूरा टूट जाए, पूरा टूट जाए। आप बताओ कितनी बार होगा, आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, कितनी बार होगा। चलो सॉफ्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जिससे मैं करके दिखा सकूँ। 6 मान लो, 6 कार्बन का फैटी एसिड है एक, ठीक है। तो आपने पहली बार करा बीटा ऑक्सीजन, 4 कार्बन का एसाइल कोएंजाइम बचा और 2 कार्बन निकल गए बाहर। फिर इसने किया, 2 कार्बन निकल गए और 2 कार्बन फिर निकल गए। तो कितनी बार हुआ बीटा ऑक्सीडेशन, 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीजन निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 2 माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट वाले स्टेप में 2 कार्बन एकदम से निकल जाएंगे, जब वो 4 का होगा तो 2-2 के एकदम से निकल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपके 20 कार्बन का फैटी एसिड है तो कितनी बार बीटा ऑक्सीजन होना पड़ेगा, 20 डिवाइड बाय 2 माइनस का 1, कितना आ जाएगा, 9 बार, 9 बार होना पड़ेगा, ठीक है। और कितने बनेंगे आपके एसिटाइल कोएंजाइम में, ये तो बहुत आसान है, 20 कार्बन का है मान लो कोई फैटी एसिड,
है ना। तो कितने बनेंगे आपके 2 कार्बन के, आप बोलोगे 10 बनेंगे भाई, 10 बनेंगे डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सेंस है, आप कर लोगे मुझे पता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ और समझाता हूँ आपको। एक पाल्मिटिक एसिड है जो आपका 16 कार्बन का फैटी एसिड है। ठीक है, तो उसके अंदर कितनी बीटा ऑक्सीडेशन होंगी, कितनी बार उसके बीटा ऑक्सीजन जाना पड़े उसको कि वो पूरे तरीके से क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो 16 कार्बन का है, डिवाइड बाय 2 माइनस का 1, कितना आ गया 7। 7 बार करना पड़ेगा उसको। अरे यार फॉर्मूला याद मत करो, कॉमन सेंस है वो लगा के देखो कि 16 कार्बन का है, हर बार 2 2 2 निकलेंगे और आखिरी बार जब 4 बचेगा तो 2 एकदम से निकल जाएंगे, है ना। तो 7 बार होना पड़ेगा, 7 बार होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बीटा ऑक्सीजन 7 बार हो रही है, 7 बार हो रही है, इसका मतलब FADH2 भी कितनी बार बनेंगे, 7 बार बनेंगे। NADH भी कितनी बार बनेंगे, 7 बार बनेंगे। ठीक है जी, लिख लिया मैंने। ठीक है, और जो आपका लास्ट में एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे, 8। सिंपल है ना, 16 कार्बन का फैटी एसिड है तो कितने बनेंगे, ये 8 बनेंगे क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे 2 कार्बन के। समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, अब जो आपको पता है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब TCA के अंदर एंटर करता है तो 10 ATP देता है। अपने नहीं आता तो अब जाके TCA पढ़ो, TCA में आप काउंटिंग करो कि हाँ एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब TCA में जाता है, क्रैब्स साइकिल में जाता है तो 10 ATP देता है। तो 8 कितने देंगे, 8 बताओ कितने देंगे, 80 ATP देंगे, 80 ATP देंगे। 8 कितने देंगे, 80 ATP देंगे। ठीक है, और जो 7 NADH है वो कितने देंगे, एक NADH कितनी ATP देता है, 2.5, तो 7 कितने देंगे, 17.5। ऐसे 7 FADH2 कितने देंगे, 10.5। ठीक है, और कितने हो गए, 28 ATP हो गए। तो ATP कितनी बनी, 80 किससे बनी थी बताओ, 80 बनी थी आपके एसिटाइल कोएंजाइम A से, क्योंकि वो 8 बने थे। और 28 ATP किससे बनी आपकी, NADH और FADH से। NAD और FADH जोड़ो कितनी बनी, 108 ATP। 108 ATP बनी, बट क्या ये नेट है क्या, आप बोलोगे नहीं। शुरू में याद करो, पहला स्टेप में 2 ATP खर्चा हो गया था। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में हल्का सा खर्चा है, हल्की सी मेहनत है, फिर आगे बहुत ATP मिलेंगी। ठीक है, क्या आपका नेट क्या है, 108 में से 2 माइनस करो। ये 2 क्यों माइनस कर रहे हो, पहला स्टेप एक्टिवेशन का था, वहाँ पे आपकी 2 ATP खत्म हुई थी, तो नेट ATP कितनी बनी, 106 ATP बनी। अब आप देख पा रहे हो कि मैंने बोला था आपको कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, ग्लूकोज को बनने के लिए मुझे ATP चाहिए। तो वो ATP कौन ला के देता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है क्या, आई होप आ रहा होगा, बहुत आराम से बताया मैंने जितना हो सकता है। मैं भी ना आ रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, स्टेरिक एसिड में नेट बताना, नेट ATP कितनी बनी, मतलब -2 जरूर कर देना, कमेंट करना यार प्लीज़ कि ये स्टेरिक एसिड में कितनी ATP बनी। तो जो भी मेरी वीडियो पूरी देखे, यहाँ तक देखे, प्लीज़ इसका आंसर कर देना कि मुझे लगे हाँ मैंने बता दिया, मैंने समझा दिया। सिंपल है ना यार, 18 कार्बन का है तो कितनी बीटा ऑक्सीडेशन होंगे, कितने NADH बनेंगे, कितने, ढंग से करना और उसका आंसर कमेंट पे ज़रूर लिख देना। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं क्या है इसका रेगुलेशन। देखो रेगुलेशन ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाऊँगा फैटी एसिड सिंथेसिस तो मैं वापस से इसको लेके आऊँगा, फिर समझाऊँगा। ठीक है, बट अभी के लिए आप समझो कि जब हमने वेल फेड स्टेट, मतलब क्या हुआ वेल फेड स्टेट, मतलब जब मैंने बहुत खाना खा रखा है, कॉमन सेंस लगाना, जब मैंने बहुत खाना खा रखा है तो फैटी एसिड का टूटना जरूरी है, ऑक्सीडेशन या बनना। आप खुद सोचो, जब बहुत खाना खाते हो तो फैट बनेगा या फैट टूटेगा, आप मोटे होगे पतले होगे जब खाना खाओगे, आप बोलोगे यार फैट तो बनना चाहिए ना, हाँ, तो आपका ये इनहिबिट हो जाता है, क्या हो जाता है, रुक जाता है ना, रुक जाता है। कैसे, बिकॉज ये नाम जो है ना, ये वाले नाम मैं पढ़ाऊँगा फैटी एसिड सिंथेसिस में, फिर मैं वापस लेके आऊँगा आपको। ठीक है, चलो अब मैं फास्टिंग में हूँ, मैंने खाना नहीं खाया तो फैट क्या हो जाएगा, टूटेगा, तो फैटी ऑक्सीडेशन होगा। तो एकदम कॉमन सेंस से आप लगा सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, चलो जो मैंने आपको ये बताया ये आपके मीडियम चेन, मतलब कि करीब करीब 15, 16, 17, 18 कार्बन तक फैटी एसिड होगा। तो अगर बहुत लंबी चेन है, मान लो 20 और 22 कार्बन से ज़्यादा एकदम लंबी चेन है, आर ग्रुप जो है, आर ग्रुप, एक सेकेंड, RCOOH जो ये चेन है ये बहुत लंबी है, 20-22 कार्बन से भी लंबी है। ठीक है,
वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। तो वहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग होती है। जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। बट अब कुछ कुछ छोटे मोटे ऑक्सीडेशन और हैं, मैं सारे कवर कराऊंगा, है ना। एक सेकंड देना मुझे। यार पता टाइम 25 मिनट का हो गया, तो मैं क्लिनिकल ना एक अलग वीडियो में लाऊंगा। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझो, 25 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट अभी और लगेंगे, तो मैं क्लिनिकल अलग वीडियो में। अदरवाइज़ मुझे अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, नेट की स्पीड वगैरह, क्योंकि 25 मिनट की वीडियो में अपलोड करने में मुझे 1-2-1.5 घंटा लग जाएगा आराम से, ठीक है। और वो भी होना हो पता नहीं चलता, ठीक है, बहुत दिक्कत आती है। तो मैं क्लिनिकल की वीडियो डाल दूँगा, भले इसके बाद आज ही डाल दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन अलग अलग पार्ट में डालूंगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड में क्या होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया तो पहले भी था, आपका पेरोक्सिसोम पहले मिलता है। मतलब होता क्या है, मान लो एक सेल है, ये आपका पेरोक्सिसोम है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब एक वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, मान लो कितने कार्बन का, मान लो 26 का, मान लें 26 का मान लिया, ठीक है, 26 का मान लिया। ये पहले जाएगा पेरोक्सिसोम में गया, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा, 26 वाला टूटेगा, ठीक है, और एक अलग हो जाएगा 8 कार्बन का फैटी एसिड में अलग हो गया। उससे क्या बोला मैंने, ऑक्टेनॉल कोएंजाइम में क्या बन गया, 8 कार्बन का फैटी एसिड, ठीक है। और बाकी बचे हुए फैटी एसिड से क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम में बन गए। और क्या बन गए आपके H2O2 बन गया। बहुत डेंजरस चीज़ है ये H2O2, ठीक है। अब जो 8 कार्बन का बना, ये वापस से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं ना बीटा, वो सिंपल वो करेगा। तो मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड में पेरोक्सिसोम का कुछ थोड़ा बहुत लेन देन होता है, कि स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स कहाँ पर होंगे, पेरोक्सिसोम में, और जैसे ही फैटी एसिड 8 तक आ जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। मतलब 8 से पहले जितनी भी लंबी चेन है वो कहाँ पे ख़त्म होगी, पेरोक्सिसोम में, और 8 के बाद 8 से कहाँ ख़त्म होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलो अब आते हैं अल्फा ऑक्सीडेशन में। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एक सेकेंड, ये एक चेन है, मान लो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। अगर बीटा कार्बन पे एक चेन लगी है, मान लो एक ब्रांच लगी है ऐसी, है ना, तो वहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, वहाँ पे क्या होगा, अल्फा ऑक्सीडेशन, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, अल्फा। कब होगा बताओ, जब ब्रांच लगी होगी कहाँ, फैटी एसिड पे विद अ ब्रांच ऑफ बीटा कार्बन पे क्या लगी, ब्रांच लगी है, ठीक है। अगर सिंपल ब्रांच नहीं लगी तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर यहाँ ब्रांच लग गई, बीटा कार्बन पे एक ब्रांच लग गई कार्बन की, तो क्या होगा यहाँ पे, अल्फा ऑक्सीडेशन। उसमें होता कुछ नहीं है, बीटा में मैं 2-2 करके हटाता था, यहाँ पे मैं एक कार्बन हटाऊंगा एक बार में, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलते हैं ये वाले फैटी एसिड, जब आप कोई डेयरी प्रोडक्ट खाते हो, जब कोई ग्रीन वेजिटेबल खाते हो, तो वहाँ से मिलते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपका पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और कोई एग्जांपल बताना है इसका एग्जांपल, एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल किसका है, फेंटेनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, फेंटेनाइल कोएंजाइम ए। इसके ऊपर एक क्लिनिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफसन्स डिसीज, बहुत अच्छे से बात करेंगे हम, ठीक है, अभी बात करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं ओमेगा ऑक्सीडेशन में क्या है गाइस, कि मान लिया एक क्या हुआ, इसमें क्या होता है आपका ओमेगा कार्बन, क्या होता है ओमेगा कार्बन, सबसे लास्ट कार्बन। मैं बोलूँगा बताओ इसमें ओमेगा कार्बन कौन सा है, चलो सोचो बताओ कौन सा है, सबसे लास्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला, ये ओमेगा कार्बन हो गया, सबसे लास्ट कार्बन ओमेगा कार्बन, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, COH में, क्या बन गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई ATP नहीं, कुछ नहीं, बकवास, सब कुछ खराब, है ना। मतलब अगर सिंपल समझो कि मान लो ये जाता है बीटा ऑक्सीडेशन में, लेकिन कुछ खराबी हो गई, हम पढ़ेंगे क्लिनिकल के अंदर, बीटा ऑक्सीजन में कुछ खराबी हो गई, मान लो एक ढंग से नहीं काम कर पा रहा है, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, ओमेगा ऑक्सीडेशन में, और बन जाएगा ये, और आपके ब्लड वगैरह में इसका लेवल बढ़ा मिलेगा हमको, ठीक है। हम समझ जाएंगे कि बीटा ऑक्सीजन नहीं हो रहा है। आइए बात करें क्लिनिकल ढंग से बात करेंगे इसकी, ठीक है। चलो अब आते हैं यार, अभी तक हमने जिसकी बात करी, मैंने बोला 16, मैंने बोला 20, मैंने बोला 26, सब क्या है ये इवन। अगर मान लो ऑड आ गया, ऑड इन द सेंस, चलो समझते हैं यहाँ कितने कार्बन का दे रखा है मैंने, 5 कार्बन का एक फैटी एसिड दे रखा है सपोज, है ना। तो अब आप सोचो इसको आप 2-2 के में कितना अलग कर लोगे, आप बोलोगे यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो 5 है ना।
अगर ये 6 होता तो आप बोलते अरे 6 है, दो 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 कार्बन कितने बन गए, एसिटाइल कोएंजाइम में 3 बन गए, दो दो कार्बन की, सिंपल, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अब ये 5 है, एक ऑड आ गया, ऑड 17 है, 5 है ना, 13 है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, मान लिया 5 कार्बन है तो आपका जो फैटी ऑक्सीडेशन है वो होता रहेगा, 2 अलग हटेंगे, जैसे ही 3 बचेंगे, जैसे ही 3 बचेंगे उसे मैं बोलता हूँ प्रोपनाइल कोएंजाइम में 3 वाले कार्बन को, फैटी एसिड को मैं बोलता हूँ प्रोपनाइल कोएंजाइम ए, वो आपका ग्लूकोज बना लेगा, वो आपका ग्लूकोज बनाएगा। सपोज करो 15 कार्बन का एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड है, तो पहले इसमें क्या हुए, 13 हुए, 2 बाहर निकल गए, क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। फिर 13 है, 13 में से फिर क्या हो, 11, 2 फिर से ये बन गए, 11 में से फिर 9 बचे, 2 बाहर निकल गए, फिर 9 में से फिर 2 बचे, 2 निकले, कितने बचे, 7 बचे, 7 में से फिर 2 निकले, कितने बचे, कितने बचे, क्या बोलोगे, 5 बचे, ठीक है, 5 में 2 निकले, कितने बचे, 3। अब जो 3 बचेगा ना, इसे बोलते हैं प्रोपनाइल कोएंजाइम है, ये आपका सीधे ग्लूकोज बना लेंगे। विटामिन B12 में पढ़ाया होगा, बाकी आप देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ग्लूकोज बन जाएगा। तो फैट से भी ग्लूकोज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आएगा कुछ क्लिनिकल इसमें कर लूँ क्या ऐड, चलो कर लेते हैं यार, ठीक है कर लेते हैं। चलो पहला क्लिनिकल क्या है आपका, क्या हुआ, एक डिफिशिएंसी हो गई, किसमें, इस वाले एंजाइम में डिफिशिएंसी हो गई, कहाँ गया, ये वाले एंजाइम में डिफिशिएंसी हो गई, किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में ये एंजाइम नहीं है ना। तो अब क्या होगा, उसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी, क्या नहीं है उसके अंदर बताओ, मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेस डिफिशिएंसी, उसके अंदर ये वाला एंजाइम है ही नहीं, मतलब कि बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी, मतलब कि आपकी एटीपी नहीं बनेगी, मतलब कि एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं बनेंगे, है ना। अभी हम पढ़ेंगे इससे कि आपका कीटोन बॉडीज कौन बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में, ये भी नहीं बनेंगी, मतलब एनर्जी बनी नहीं रही है। आपको बताओ, मैंने बताया था, पहले पेज पे आओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस करने के लिए एटीपी चाहिए, एटीपी कौन देता था, बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड तोड़ो, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है, तो ना तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, है ना, ना तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं होगी, है ना। यानी कि फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, एक बच्चा सो रहा है, उसने खाना नहीं खाया, मान लो, है ना, काफ़ी वीकेंड से 16 से 48 घंटे तक खाना नहीं खाया, कुछ बिल्कुल खाना नहीं खाया, उसके अंदर बॉडी में खाना नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है, कुछ नहीं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ से ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ से एटीपी मिलेंगी, और एटीपी से क्या होगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगी। बट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पा रहा है, एटीपी है ही नहीं, ग्लूकोज है, बनेगा ही नहीं, अब तो एकदम से डेथ हो जाएगी, सडन डेथ, है ना, जिसे हम, है ना, जो कि एक वन ऑफ द रीज़न है, एक चीज़ होती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, तो उसका करीब 10% जो लोग बच्चे एकदम से मर जाते हैं, है ना, एकदम सडन डेथ हो जाती है, 10% रीज़न क्या होता है, इस एंजाइम की डिफिशिएंसी। और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं जहाँ पे आपका सिट्स देखने को मिलता है, बट 10% बीमारियों में आपको जो रीज़न निकल के आता है बच्चों को एकदम से मर जाने का, है ना, सो रहे हैं बच्चे बट वो एकदम से मर गए, है ना, रीज़न निकल के आता है क्या, ये एंजाइम नहीं है। इससे क्या हुआ, उस बच्चे में ग्लूकोज का लेवल एकदम ख़त्म हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, एकदम कोमा, एकदम वो डेथ हो जाएगी उसकी, ग्लूकोज का लेवल ख़त्म हो गया। एक बात बताऊँ आपको, ग्लूकोज बढ़ना आप बोलोगे बहुत ख़तरनाक होता है, यस वो लॉन्ग टर्म में बहुत ख़तरनाक होता है, बट ग्लूकोज का कम होना शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है ना। ग्लूकोज बढ़ जाए एक बार को तो एकदम दिक्कत नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म में दिक्कत आएगी, बट एकदम वो कम हो जाए ग्लूकोज तो तुरंत सडन कोमा वगैरह में हो जाता है इशू, ठीक है। चलो, तो हाइपोग्लाइसीमिया में भी दिक्कत होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, जमैका वोमिटिंग सिकनेस। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति, जो एक फ्रूट मिलता है एके फ्रूट, है ना, अफ्रीका जमैका साइड में, है ना, उसने अनरैप मतलब पका हुआ नहीं खाया, एके फ्रूट खा लिया, उसके अंदर मिलता है हाइपोग्लाइसिन, जो कि इनहिबिट करता है किसको, एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेस। वही चीज़ इसमें क्या था, वो एंजाइम नहीं था, वो तो भाई दिक्कत थी उसके अंदर, बट इस व्यक्ति के अंदर सब कुछ सही था, उसने एक खराब चीज़ खा ली, हाइपोग्लाइसिन, जो किसके अंदर थी, इस फ्रूट के अंदर थी, तो आपका बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या दिक्कत आएंगी, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, कोमा, फिर डेथ। समझ में आ रहा है क्या, जमैका वोमिटिंग सिकनेस, है ना, एकदम से वोमिट, सडन ऑनसेट वोमिटिंग आने लगेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, रेफसम डिसीज। इसमें क्या हुआ, आपका
अल्फा ऑक्सीडेशन खराब हो गया। याद करो क्या होता है अल्फा ऑक्सीडेशन, कहाँ गया, ये वाला है ना। अल्फा ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, फेंटलाइन कोएंजाइम में ढंग से ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो एंजाइम है वो कौन सा डिफेक्ट हो गया, फेंटेनाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडेज, है ना, ये एंजाइम कुछ खराब हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें ट्रीटमेंट क्या दूं, भाई सिंपल सी बात है, अल्फा ऑक्सीडेशन होता कहाँ पर है, जहाँ पे बीटा कार्बन में चेन होती है, बीटा कार्बन पे चेन होती है, ठीक है। और क्या खा के मिलता है मुझे वो, डेयरी प्रोडक्ट और लीफ, तो उसे मत खाओ भाई, उसे मत खाओ, है ना, उसे मत खाओ। और या कुछ सिम्टम एटेक्सिया वगैरह, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ था रेफसम डिसीज़ के बारे में, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ज़ेलवेगर सिंड्रोम, सेरिब्रो हेपेटोरीनल सिंड्रोम। अब मैंने आपसे बोला इसमें क्या होता है, आपकी जो बॉडी के अंदर फंक्शनल पेरोक्सिसोम, मतलब पेरोक्सिसोम तो है बट उसके अंदर एंजाइम नहीं है, उसके एंजाइम नहीं है। तो अब क्या होगा, पेरोक्सिसोम है ही नहीं, है ना, फंक्शनल पेरोक्सिसोम है ही नहीं। तो ये पेरोक्सिसोम क्या कर रहे थे, अल्फा ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहे थे, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड में हेल्प कर रहे थे। अब वो हो ही नहीं पाएगा, यानी कि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। कहाँ कहाँ पे होगा, ब्रेन में, लीवर में, किडनी में, और आपके फिर सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये खराब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको एक और नाम बोलते हैं सेरिब्रो हिपेटोरीनल सिंड्रोम, ठीक है। क्या होता है ये, इसमें आपका पेरोक्सिसोम ढंग से काम नहीं कर रहा है, मतलब एंजाइम नहीं है उसके अंदर, जेनेटिक होता है ये भी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, आपका वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्फा ऑक्सीडेशन। यार देखो देखो एक बार, यहाँ देखो पेरोक्सिसोम आ रहा है और यहाँ देखो पेरोक्सिसोम आ रहा है, तो ये ढंग से नहीं हो पाएंगे, तो ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पर होते हैं, ब्रेन में तो सेरिब्रो बोला मैंने, फिर कहाँ पे, लीवर में तो हिपैटो बोला, और किडनी में रीनल बोला। सेरिब्रो हिपैटो रीनल सिंड्रोम भी बोलते हैं उसका एक और नाम, ठीक है। तो ये आपका कुछ था यार, बहुत 40 मिनट के आसपास का लेक्चर बन चुका है ये। आराम से देखना प्लीज़, समझ में ना आए बता देना मुझे, है ना, क्योंकि बहुत समझने वाला है, एक बार में आ जाए तो एक बात ही क्या है यार, है ना, चीज़ें मुश्किल होती है ना, आप एमबीबीएस कर रहे हो यार, है ना, एक बहुत मुश्किल चीज़ पढ़ रहे हो, तो एक बार में नहीं आता उसको नॉर्मल ही समझो, थोड़ा बहुत, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ेंगे, समझाएंगे, डाउट आएंगे मुझसे पूछो, डिस्कस करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, पढ़ाई करो, ठीक है, थैंक यू, बाय।